चलिए, नमस्कार दोस्तों। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर हमने सभी जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको देख लिया था, तो ये वीडियो आपको मिल गया होगा। आप इसको देखिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसके अंदर आज हम कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका का है, राफेल फ्रांस का है, अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास है उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जो सरकार ने सन 2024 के अंदर शुरू की है। ये ईयरली करंट अफेयर सेशन मेरा चल रहा है जिसके अंदर हम 2024 के पूरे करंट अफेयर को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है चीता पुनर्वास योजना। आपको यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखने हैं। आपने चीता पुनर्वास योजना के बारे में देखा होगा। चीता को भारत के अंदर लाया गया है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि चीतों की आबादी को बहाल करना। यानी कि भारत के अंदर जो चीता है उसको अफ्रीका से लाया गया है और अफ्रीका के अंदर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है नामीबिया। नामीबिया से लाया गया है और लाया कहाँ पर गया है तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर इसको लाया है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीतों की पुनर्वापसी की गई है। 1952 में ये देश से विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, तो ये चीता होता है, अफ्रीकी चीता होता है और इस प्रकार से दिखाई देता है। अगली जो हमारी करंट अफेयर 2024 की महत्वपूर्ण घटना है उसमें है बाघ रिपोर्ट 2022। देखिए, मैं 2023 की जो चीजें हैं उसको भी साथ साथ लेकर चल रहा हूं ताकि थोड़ा रिवर्स जाके भी अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप बना लो। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 प्रकाशित हुई है और ये प्रकाशित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है भारतीय वन्य जीव संस्थान। आप सबको पता होगा कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई के दिन हम बाघ दिवस मनाते हैं और भारत में जो बाघों की टोटल संख्या है वो 3682 है। कितनी है? 3682। इसमें जो पूर्व रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें इनकी जो संख्या बताई गई थी वो 3167 बताई गई थी। यानी कि अभी इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और विश्व का लगभग 75% बाघ टाइगर जो है ये भारत के अंदर पाया जाता है। तो विश्व का लगभग 75 हमने पास है, बाकी 25% में बाकी सारे देश है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। 2018 से 22 के बीच बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और 2018 में से लगा के 2022 की रिपोर्ट में 4 साल में रिपोर्ट आती है तो 24% की वृद्धि हुई है। तो 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब अगली रिपोर्ट 2026 में आएगी तो आपको 2022 वाली रिपोर्ट याद रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि 2018 से 2022 के मध्य कितनी वृद्धि दर्ज की गई तो 24% वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, मैं पूरा करंट अफेयर करवा रहा हूँ 2024 का। मंथली करंट अफेयर अपन नहीं पढ़ रहे, 3 से 4 सेशन आपके लूंगा और 2024 का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा। स्पीडी करंट अफेयर का हम सहारा ले रहे हैं तो स्पीडी बुक आपको नहीं खरीदना है, स्पीडी का पूरा करंट अफेयर मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आपको टाइगर मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। और 260 टाइगर यहाँ पर है। कितने टाइगर है? 260 टाइगर। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी जो 2022 में बढ़ के 54 हो गई है। तो बिहार के अंदर 2022 के डेटा के अनुसार बाघों की संख्या लगभग डबल हो गई है, 30 से 54 हो गई, यानी कि लगभग डबल से थोड़ा सा कम। ठीक है, और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 है। देखो, ये विश्व बाघ रिपोर्ट है और भारत सरकार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में 3925 बाघ है। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 6.1 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है और मध्य प्रदेश में 785 बाघ है ना। तो ये हो गई आपकी बाघ रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये 2024 में महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी जो घटित हुई है उनकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं भाई वन रिपोर्ट 2021 पर। अभी तक नई वन रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए हमको 2021 की वन रिपोर्ट से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। अब वन रिपोर्ट के डेटा को देख लीजिए। देश में कुल वन और वृक्षावरण जो है ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। और अगर पूछा जाए कि पूरे भारत के अंदर जो वनों का प्रतिशत है वो कितना है तो 24.62% है। ठीक है, तो भारत में वनों का जो परसेंटेज है वो 24.62 है और देश में कुल वनावरण जो है वो 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है। तो देखो, वृक्षावरण और वनावरण दोनों को इंक्लूड यहाँ पे कर दिया गया है और जब वन और वृक्ष दोनों इंक्लूड हो गए तो ये 24% तक पहुंच गया क्योंकि आपने जो प्लांट जो आपके ट्री थे उनको भी जोड़ लिया है साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे वाली जो लाइन है ये वन केवल वन आवरण की बात कर रहा है और वन आवरण में हमारा जो है वो 21% है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा कि भारत में वन आवरण वृक्षावरण कितना है, तो 21% तक वनावरण वृक्षावरण है।
और देश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो ये केवल 2% है। वृक्ष मतलब आपके घर के पास भी कोई वृक्ष होगा तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कुल वृद्धि कितनी हुई है भाई, पुरानी जो थी 2 साल में रिपोर्ट आती है, तो पुरानी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है भाई, टोटल वृक्षावरण और वन आवरण आपको समझ में आ गया होगा। वृक्षावरण का मतलब होता है इसमें ट्री जो होते हैं, छोटे छोटे ट्री होते हैं आपके घर के पास, पड़ोसी के घर के पास, तो इनको भी जोड़ा जाता है। और वन आवरण में केवल जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनको ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है भाई, इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। ये रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है और वृक्षावरण में वृद्धि जो हुई है वो 721 वर्ग किलोमीटर में हुई है 2019 की तुलना में, यानी कि 2019 में जितना था उससे 721 वृक्षावरण में वृद्धि हो गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में बता रखा है कि भाई सर्वाधिक जो वन कहीं मिलते हैं तो वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तो ज़्यादा वन तो ज़्यादा टाइगर, तो याद रखना ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है, यहाँ वन बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है। और पंजाब सेकंड पर आता है और गोवा तीसरे नंबर पे आता है। तो ये हो गए आपके रिपोर्ट। ठीक है, और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई थी वो जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है और प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट 2021 की है, नई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो आपको इस रिपोर्ट के बारे में 3-4 फैक्ट याद रखना है कि जो हमारी पुरानी रिपोर्ट है 2019 की, उसकी तुलना में अभी वाली रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है और सबसे कम वन हरियाणा में है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सरकार एक अधिनियम लेकर आई है, बहुत प्यारा अधिनियम है, बहुत बड़ा अधिनियम है, इसकी बात कर लेते हैं। यह अधिनियम क्या है, इस अधिनियम के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मतलब है कि यहाँ पे महिला रिजर्वेशन जो होता है लोकसभा के अंदर उसको बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, तो 33% सीटों को रिजर्व किया जाएगा महिलाओं के लिए। आप सबको पता होगा कि वुमन रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चुनाव के अंदर एससी एसटी एससी व एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को तो नहीं मिलता है। तो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है चुनाव के अंदर। ठीक है, बाकी ओबीसी को अलग अलग जगह पर रिजर्वेशन मिलता है, इलेक्शन के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं है। अब महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन रहेगा। कौन सी महिला है, तो सारी महिलाएं, जो भी महिला होगी उनको अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर किसी जगह पे 100 सीट है तो 100 सीट में से जो आपकी 33 सीट होगी, 33 जो सीट होगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो 33% सीटों के लिए है। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, तो महिला रिजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से लाया गया था और इसका जो प्रावधान किया गया। ठीक है सर, 15 साल के लिए रिजर्वेशन को दिया गया है, इस बाद में फिर बढ़ा देंगे। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया और 20 सितंबर को लोकसभा से उसको पारित करवा दिया गया। तो बस इतना सा याद रखना कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला रिजर्वेशन से संबंधित है। कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है 2024 के अंदर, उनकी भी बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति आई है हमारी 2022 में। मेरा फोटो यहाँ पे आ रहा होगा तो इससे आपको ये नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, नई शक्ति जो है, नई शिक्षा नीति जो है 2020 ये आ गई है। और नई शिक्षा नीति जो है इसके अंतर्गत 34 वर्ष बाद, मेरा कैमरा थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, है ना, तो क्या आप ये मान के चले कि मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ क्योंकि कैमरा मेरा थोड़ा सा सेटअप ऊपर की ओर है। नई शिक्षा नीति की बात करें 2020 में, तो नई शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई, यानी कि जो पुरानी थी उसको बदलकर नई शिक्षा नीति आ गई है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति किस समिति की अनुशंसा पर आई, तो के कस्तूरी रंगन की अनुशंसा पर आई और इसकी अध्यक्षता वाली रिपोर्ट में दावा किया गया। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में जो 10+2 की चीजें चलती हैं, 10वीं और 2 साल का 12वीं, तो ये चीजें अब चेंज हो जाएगी और अब जो हमारा मॉडल होगा शिक्षा का वो 5+3+3+4 रहेगा। ठीक है, तो 5 साल का प्री प्राइमरी एजुकेशन रहेगा, फिर 3 साल का रहेगा, फिर 3 साल का, और बाद में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के 4 साल रहेंगे। तो 9वीं से ही आप फिर सब्जेक्ट चुनना शुरू कर देंगे। ये आपका इसमें नई शिक्षा नीति में है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड है। चलिए, अभी 5 राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बारे में भी आपको बता दूंगा, यहाँ पर भी हाल ही में चुनाव संपन्न हो चुके थे और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें बदल गई है।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो हरियाणा इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है और उन्होंने मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बना ली है। जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन था। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत कम सीटें वहां पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक मात्रा में सीटें जीतकर मेजोरिटी के साथ वहां पे सरकार चला रहा है। तो वहां पर जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो आपके अब्दुल्ला फैमिली से बनेंगे और कश्मीर के अंदर सरकार चलाएंगे। इसके पहले 5 राज्य में चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव हुए थे। इनमें से तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, बाकी 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में 163 सीटें मिली है, कांग्रेस को 66 सीटें मिली है और 1 सीटें अन्य को मिली है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 116 यहाँ पे मेजोरिटी नंबर होता है और बीजेपी के पास बहुत ज्यादा नंबर है मेजोरिटी से, 163 सीटें उनके पास है। राजस्थान में मेजोरिटी नंबर मतलब टोटल जो भाजपा को मिला है वो 115 मिला है, कांग्रेस को मिली है 69 और अन्य को मिली है 15, है ना, निर्दलीय जो होते हैं उनको। तो 100 सीट की मेजोरिटी होती है और 15 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 69 सीटें कांग्रेस के पास है, 30 लगभग कम है। छत्तीसगढ़ में मेजोरिटी नंबर 54 होता है, कांग्रेस को मिला है 35 और ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है 54। टोटल नंबर होता है 90। ठीक है, 46 चाहिए होते हैं, 54 आ गए, है ना। तो ये सीट है भाजपा की, ये कांग्रेस की और ये आगे जो लिखा है मेजोरिटी नंबर है। ठीक है, और मिजोरम के अंदर भी 27-10 का रेशो चल रहा है। यहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी है उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। ये तो 5 राज्य हो गए, हरियाणा भी मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग की। आप सबको पता होगा वित्त आयोग जो है हमारे आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आता है और वित्त आयोग का काम क्या होता है, राज्य और केंद्र के मध्य जो आपका टैक्स आता है उसका बंटवारा करना। तो 16वां वित्त आयोग बनाया गया है। अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है और 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया साहब थे, उनकी अध्यक्षता में वित्त आयोग बनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान जो नया वित्त आयोग बना है वो 16वें क्रम का है और इसके जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो सलाह का काम करती है और भारत के तमाम राज्यों को अलग अलग प्रकार की सलाह देती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 2026 से 31 मार्च 2031 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो 5 साल के लिए आयोग बना है और 5 साल तक सिफारिशें सरकार को देगा। इसका काम क्या होता है, तो जो भी आप लोग टैक्स देते हो, मान लो सरकार को 100 रुपए टैक्स मिला, तो कुछ टैक्स राज्य से भी जा रहा होगा, कुछ केंद्र सरकार को भी मिल रहा होगा। तो इन दोनों को पैसा बांटेगा कौन, है ना। जैसे घर में लड़ाई हो जाती है दो भाइयों की, तो भाई बांटने वाला कोई व्यक्ति होता है, तीसरा जो बताता है भाई ये हिस्सा तेरा है, ये हिस्सा तेरा है। तो ऐसे ही वित्त आयोग है। वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्य के मध्य पैसों का बंटवारा कर देता है, टैक्स का बंटवारा कर देता है। इसके पहले 15वां वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष NK सिंह थे। ठीक है, याद रखना, बहुत बढ़िया। मणिपुर हिंसा के बारे में बात करते हैं। मणिपुर में हिंसा हुई थी, आप सबको पता है 2024 के अंदर। मणिपुर हिंसा की यदि बात की जाए तो यहाँ पे 2 समुदाय थे, एक का नाम था मैतेई समुदाय और एक था कुकी समुदाय। एक्चुअली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि जो मैतेई समुदाय है और जो कुकी समुदाय है, इनकी जो मुख्य लड़ाई है वो आरक्षण के लिए थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उसमें जो रिजर्वेशन कोटा मिलता है, उसी के अंतर्गत जो दूसरा समुदाय है उसको भी रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। इसी बात से बाकी लोग नाराज हो गए, यानी कि जो दूसरा समूह था वो नाराज हो गया और उनको ये लगा कि हमारे रिजर्वेशन में और लोग आ जाएंगे तो हमारा रिजर्वेशन कहीं का नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए एक अनार 100 बीमार वाली बात, रिजर्वेशन कम है लेकिन और कुछ लोगों को उसमें आपने शामिल कर दिया, तो उन लोगों को ये लगेगा कि भाई हमारा कहीं ना कहीं हमारे साथ दिक्कत हो रही है। तो मणिपुर में हिंसा हुई और गैर जनजाति मैती समुदाय जो था, उस समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई के लिए मणिपुर का जो न्यायालय था उससे संबंधित ये मामला है। बहुत सारी हिंसा यहाँ पे भड़की और इसमें एक आप संगठन का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। और ये जो संगठन था इसका बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर रहा है। कहीं ना कहीं इससे लोग प्रभावित हुए और मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा भटक गई। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 के बारे में आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चंद्रयान 3 जो है ये तीसरे नंबर का है, इसके पहले 2 हमने कर चुके हैं, आप सबको पता होगा। चंद्रयान जो है ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे गया है। तो पहली बात तो ये है कि कौन से ध्रुव पे गया है, तो दक्षिण ध्रुव पे गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रयान दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ है और चंद्रयान 3 नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहले कभी कोई नहीं पहुंचा था और इस मिशन का उद्देश्य सुरक्षित और सहज चंद्र लैंडिंग जो है उससे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना चंद्रयान 3।
भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों में शामिल हो गया। तो भारत अमेरिका के साथ साथ रूस और चाइना, ये 3 देश, और भारत चौथे नंबर का देश बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी कहां पर, चंद्रमा पर। यह हमारा तीसरा प्रयास था। इसके पहले 2 बार हम प्रयास कर चुके हैं। 2008 के अंदर भी हमने एक ऐसा ही प्रयास किया था, ठीक है, और उसके पहले 2019 में भी प्रयास किया था। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई थी, तो ये थोड़ी सी न्यूज आप देख लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से बाढ़ आ गई थी और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से संबंधित चीजें हैं। अब ये हमारा एक नया संसद भवन बना है, 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारे नए संसद भवन को कहते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की जन्म जयंती 140वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया था। अब ध्यान रखना, मैं 2023 की भी कुछ चीजों को ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो काफी प्रसिद्ध रही हैं और हो सकता है वहां से आपको प्रश्न पूछा जाए, इसलिए मैं केवल 24 पे फोकस नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा रिवर्स भी जा रहा हूँ और 23 की बातें भी आपको बता रहा हूँ। तो पीएम मोदी ने संसद के नए भवन की घोषणा की है और ये जो नया भवन है, इस प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा है ना, यहाँ पे लिखा है भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 1971 करोड़ रुपए में अनुमानित लागत से किया है। भवन की डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग कंपनी के द्वारा किया गया है और नए संसद भवन में संयुक्त कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे, यानी कि कुल 1272 लोग होंगे। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों मिलकर आप आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हो। नए संसद भवन में लोकसभा में सदस्य संख्या 888 है, क्योंकि हो सकता है परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़ जाए, जैसे कि 888 सीट रखी और अभी 545 सांसद है, तो भविष्य में तो लोग की संख्या बढ़ेगी ना, तो सांसद की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए 888 सीटें लोकसभा में है, पर्याप्त हैं, क्योंकि भविष्य में इतने ही सदस्य बढ़ने वाले हैं। और जो बाकी राज्यसभा है उसमें सीटों की संख्या 384 रहेगी, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार है वो विमल पटेल है, गुजरात से आते हैं, ठीक है। तो ये है संसद भवन, और संसद भवन का जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है सर। ये है राम मंदिर। राम मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, राम मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, आप सबको पता है 5 अगस्त के दिन किया गया था, ठीक है। 5 अगस्त के दिन किया गया था। बहुत सालों तक इसमें केस चला और केस के बाद भारत सरकार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो 5 अगस्त सन 2000 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव किया गया और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भाग लिया, ठीक है। राम मंदिर डिजाइन वास्तुकार जो थे वो कौन थे भाई? चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। तो राम मंदिर को बनाने वाले जो थे वो चंद्रकांत सोमपुरा थे और इसका जो निर्माण है वो टाटा और लार्सन टुर्बो नाम की कंपनी ने किया है। टाटा साहब अब नहीं रहे हमारे बीच, तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी ओर से। टाटा कंपनी ने बड़ा योगदान दिया है मंदिर निर्माण के अंदर, ठीक है। और इस मंदिर की जो कीमत है, यानी कितने में ये टेम्पल बना है, तो 1800 करोड़ रुपए की लागत से बना है और मंदिर की जो ऊंचाई है वो 161 फीट है। अभी भी ये मंदिर बन रहा है, पूरी तरह से नहीं बना है, अभी भी ये मंदिर बन रहा है। राम मंदिर में 5 मंडपम है और 392 खंबे हैं। 3 मंजिला ये बना हुआ है, तो 3 मंजिला बना है राम मंदिर, ठीक है। आगे की बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक नटराज की प्रतिमा काफी चर्चित रही है। नटराज की प्रतिमा जो है ये प्रगति मैदान दिल्ली में। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सबको पता होगा भारत के अंदर G20 सम्मेलन हुआ था और G20 सम्मेलन में प्रगति मैदान के अंदर ये नटराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट है और इसका जो वजन है वो 18 टन है। तो नटराज की प्रतिमा कहाँ है? तो याद रखिएगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 में इसको बताया गया था और राधा कृष्ण सतपथी नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे बनाया है, ठीक है। चलिए, 75वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया था। 75वां गणतंत्र अगस्त की अभी हम बात करेंगे, गणतंत्र दिवस है। और 75वें गणतंत्र दिवस 2000 आपके 24 के अंदर मुख्य अतिथि एमेनुअल मैक्रोन रहे थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है। और अभी जो अभी वाली हम बात करें तो अभी का भी हम पढ़ लेंगे, है ना। स्वतंत्रता दिवस की भी, अगस्त की भी अपन बात कर लेंगे। ये गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। पहला स्थान यहाँ पे जो झांकियां निकलती है उसमें उड़ीसा का रहा है, तो पहले स्थान पर उड़ीसा रहा है और इसमें विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण की झांकी निकाली थी जिसमें प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय जो है उसको भी इसमें अवार्ड मिल चुका है और ये भारत लोकतंत्र की जननी है, ठीक है। तो ये संस्कृति मंत्रालय की ओर से कहा गया। अब ये तो हो गए आपके मेन घटनाएं। अब मैं कुछ प्रमुख आपके अधिकारियों के नाम बता देता हूँ जो बड़े बड़े विभागों को संभाले हुए हैं। यहाँ से प्रश्न आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे और इनको एक से एक नजर में आप याद कर लीजिए।
जैसे आप एसएससी के अंदर जॉब करोगे, एसएससी जीडी के अंदर जॉब करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मुख्य घटक हैं, जैसे एसएससी में आप जॉब करोगे तो आप बीएसएफ में जाओगे, सीआरपीएफ में जाओगे, तो उनके मुखिया कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी की। एसएसबी का मुखिया जो है दलजीत सिंह चौधरी है वर्तमान में, नाम याद रखेंगे, दलजीत सिंह चौधरी। उसके अलावा बीएसएफ के जो मुखिया है वो नितिन अग्रवाल साहब है, नितिन अग्रवाल बीएसएफ। ठीक है, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं, अविनाश दयाल सिंह, अविनाश दयाल सिंह इसके मुखिया है, मुखिया मतलब डायरेक्टर है। ठीक है, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक बल, ये सब एसएससी से फुलफिल होती है पोस्ट। ठीक है, सीआईएसएफ इसे कहते हैं, नीना सिंह इसकी वर्तमान में महानिदेशक है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, ये एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनकी सिक्योरिटी में रहते हैं। इसमें जो मुख्य व्यक्ति हैं वो एम ए गणपति हैं। ठीक है, एम ए गणपति। एसपीजी ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहती है मात्र, और एसपीजी कमांडो आलोक शर्मा, मतलब एसपीजी के जो मुखिया है वो वर्तमान में आलोक शर्मा जी है। महानिदेशक जो है जनरल डायरेक्टर वो है भारत तिब्बत आईटीबीपी, है ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, राहुल रसगोत्रा। क्या नाम है इनका? राहुल रसगोत्रा। ठीक है, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे आप एनसीसी कहते हो, इसके जो अध्यक्ष है, मतलब अध्यक्ष के राउंड में बार बार महानिदेशक शब्द आएगा, गुरबीर पाल सिंह। इनका नाम क्या है? गुरबीर पाल सिंह। इंपोर्टेंट नहीं है, ऊपर के 5 इंपोर्टेंट है। ठीक है, महानिदेशक भारतीय तटरक्षा राकेश पाल। ठीक है, आप चाहो तो याद कर लेना। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया एनडीआरएफ अतुल करवाल। ठीक है, इनका नाम है अतुल करवाल। आरपीएफ जो आपका रेलवे होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे का पेपर भी होने वाला है आरपीएफ का, तो मनोज यादव, है ना, इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, रेलवे सुरक्षा बल कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, महानिदेशक असम राइफल्स प्रदीप चंद्रन नायर, और महानिदेशक होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव। ये 2024 की अक्टूबर 2023 से लगा के अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है स्पीडी, उसको मैं पूरी तरह से आपको कवर करवा रहा हूँ। आपको नहीं खरीदना है, पूरा करंट अफेयर में आपको कुछ पार्ट्स के अंदर 3 से 4 लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट करवा के दूंगा 2024 को। आपको कहीं नहीं भटकना है, किसी चैनल पे नहीं जाना है, इसी चैनल पे बने रहना है। आपको एक से बढ़ के एक चीजें दी जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पूरा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो के लाइक बढ़ाते रहेंगे। वीडियो के जैसे जैसे लाइक बढ़ते जाएंगे आपको सारी की सारी चीजें उपलब्ध होती रहेगी। खैर, मैं मजाक कर रहा था। वीडियो के अंदर आपको जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप वीडियो देखते रहें। आयोग के अध्यक्ष, अब हमारे यहाँ कुछ संवैधानिक आयोग है और उनके अध्यक्ष वर्तमान में बन गए। देखो, पहले अध्यक्ष है नीति आयोग के, तो नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी जी खुद है। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, पहले भी मैं बता चुका हूँ, उनका फोटो भी मैं दिखा चुका हूँ आपको, सुमन कुमार बेरी, है ना, उस वाले लेक्चर में सुमन कुमार बेरी के बारे में बात की थी अपन ने। सीओ नीति आयोग के कौन है? बी आर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग आप सबको पता है, नीति आयोग के सीईओ भी होते हैं और एक उपाध्यक्ष भी होता है, और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी एक बॉडी होती है जो भारत सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी के सर्विसेज को कंडक्ट करवाती है, पेपर्स कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो मनोज सोनी इसके अध्यक्ष है। अध्यक्ष 20वें और 21वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी हैं और बलबीर सिंह चौहान है। तो 22वें के कौन है? ऋतुराज अवस्थी है, और 21वें के बलबीर चौहान है। तो आपको ऋतुराज साहब को याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है, बलबीर अवस्थी, सॉरी, ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो यह है रेखाजी शर्मा नोबे। याद रखना, जो महिला आयोग है वो सांवैधिक बॉडी है, संवैधानिक नहीं है, अर्थात संविधान में कहीं भी महिला आयोग का जिक्र नहीं है। महिला आयोग जो बना हुआ है वो एक कानून के द्वारा बनाया गया है जो 1991 में भारत सरकार लेकर आई, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, रेखा शर्मा अध्यक्ष इसकी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी के अंदर आता है, अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, और इसके जो अध्यक्ष है वो हंसराज गंगाराम अहीर साहब है। और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का जो पेपर आप दे रहे हो, इसके जो मुखिया है वो एस किशोर है। ठीक है, और 7वां वेतन आयोग है, उसके जो अध्यक्ष है वो अशोक कुमार माथुर है, इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगली जो नियुक्तियां है वो सारी की सारी आपकी नियुक्तियां हो गई। अब बाकी जो है वो अगले लेक्चर में कर दूंगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाना चाहता हूँ ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जब हम बड़ा लेक्चर बनाते हैं तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पूरा करंट अफेयर करवाऊं, लेकिन छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से करवाऊं। ठीक है, ताकि अभी हमारा चैनल बहुत छोटा चैनल है, इसलिए ज्यादातर लोगों तक इसका रीच नहीं है। आप जैसे जैसे इसको देखोगे और आप अगर एक बार इसको लाइक करोगे तो इसका रीच बढ़ेगा, और जब रीच बढ़ेगा तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी आपके लिए प्रयास करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
आपका जो वर्ग 3 टेट का पेपर है, जो भी आपके मित्र इच्छुक हैं पढ़ने के, वो इस चैनल पे आ जाएं। मैं लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने फिर एक वीडियो अपलोड किया है, तो वर्ग 3 वालों के लिए भी मैं पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ सारे वीडियोस उपलब्ध करवाऊंगा। तो वर्ग 3 का जो तैयारी वो भी हम पूरी तरह से करेंगे। 2024 का करंट अफेयर में भी आपको पूरा करवाने वाला हूँ। 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नई शुरुआत कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी मैं यूनिट नंबर 10 पूरी तरह से आपको कंप्लीट करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे साथ बस बने रहिए। परफेक्शन एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे शाम को 4 बजे मेरी क्लासेस होती है, तो आप वहां पर भी जाके वो क्लासेस का आनंद लें, क्योंकि वहां पर मैं एसएससी जीडी एनटीपीसी के लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होती है, डिटेल में हम उनको वहां पे समझते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर एक बार आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी तैयारी हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।